तो कल रोटेशनल डायनामिक्स हो गया ना, आज सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा है सेकंड टॉपिक? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है। किसके लिए? नीट के लिए। डेटा बहुत सारा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी ज़्यादा लेंगे इसके। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बार पूछा गया सवाल, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो 1-2 मार्क के लिए आ जाएगा, लेकिन इसका अच्छा सवाल क्या बनेगा? डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। 3-4 मार्क के लिए आएगा ये। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी गई। ठीक है, सुनो तो क्या रहता, देखो पहले हम डिफाइन करेंगे किसको? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कब आता? व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड। याद है? व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, ये रहता सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के कांटेक्ट में अगर लिक्विड आ गया, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये लिक्विड आ गया, तो when liquid is in contact with solid, then angle between tangent drawn to free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured inside the liquid, this angle is called angle of contact. डायग्राम बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ध्यान से सुनना बेटा, मैं लिखूंगा, आप लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो मत लिखो। योर लाइफ योर रूल्स। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलेंगे? व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड। देखो भाई, व्हेन लिक्विड इज in contact with solid, then अब एंगल बनने के लिए कितने लाइंस चाहिए? 2। एक्चुअली वो प्लेन होते हैं लेकिन हम लाइन बोलते हैं उसको। when liquid is in contact with solid, then angle between वो 2 लाइन कौन कौन से हैं? एंगल बिटवीन tangent drawn to free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured inside liquid is called angle of contact। उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से देखो, when liquid, ये क्या है? लिक्विड, when liquid is in contact with solid, then angle between tangent drawn to free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured inside the liquid is called angle of contact। पढ़ो, come on, क्या है? when then the surface of liquid is called angle of contact। ठीक है, अब इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। 3 मार्क के लिए आएगा तो 4 लिखना पड़ेगा। 4 के लिए 2 मार्क, इसके लिए 1 मार्क, टोटल 3 मार्क होंगे। पहली प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मर्क्यूरी के लिए अलग, पानी के लिए अलग, ग्लास के लिए अलग, सबके लिए अलग। ठीक है, तो 4 इसके प्रॉपर्टीज लिखने हैं अपने को, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखना बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड लिक्विड पेयर। मतलब लिक्विड कौन सा यूज करते हो और सॉलिड कौन सा यूज करते हो, दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे पानी और कांच के लिए कुछ होगा तो पानी और प्लास्टिक के लिए अलग होगा। मतलब दोनों में से एक भी बदल गया तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको याद है, नीट के बच्चों को मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, डायरेक्ट याद रख लो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन मीडियम प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, मीडियम प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन, तुम थ्योरी लिखना प्रॉपर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन मीडियम
मीडियम प्रेजेंट अबोव सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। एक बात बताओ, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किससे रिलेटेड है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इंप्यूरिटी से भी बदलता, सरफेस टेंशन टेम्परेचर से भी बदलता। तो सरफेस टेंशन बदल गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बदल जाएगा। सिंपल सी चीज, कांच पे पानी रखो ड्रॉप बनेगा, कांच को गर्म करो पानी फैल जाएगा। समझ आ रहा है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज विथ टेम्परेचर। तीसरे प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज विथ टेम्परेचर, चेंज विथ टेम्परेचर। एंड चौथा ये छाप देंगे। थ्योरी देखो, थ्योरी में तुम कितना उसको मेकअप करते हो आंसर को, उसके स्कोर रहता। एग्जैक्ट डेटा लिखा, प्रॉपरली अरेंज नहीं करा, तो जो पेपर चेक करने वाला है इतना स्मार्ट नहीं होता। किधर भी आड़े टेढ़े एरिया में पेपर चेक करने जाते तो उसको सब पता नहीं रहता, तो वहां पे तुम अगर अच्छा कंटेंट लिख के आओगे तो मार्क नहीं मिलते। उसको अरेंज करने आना, जैसे दुल्हन का मेकअप करके दूल्हे को फंसाते वैसा फंसाना पड़ता है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो फंस गया, अब शादी के बाद कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? दूसरी शादी कर लेगा। समझ में आ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, तो फंसाना पड़ता मेकअप करके। ओके, तो ये सब मेकअप ही चालू है। चौथा, अब अच्छा एक में भी लिख सकते, नीट वाले बच्चे बोलेंगे सर एक ही पॉइंट दो ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड विथ टेम्परेचर, तो वो बोलेगा 3 ही लिखा है। तो चौथा और मेकअप, बोले पहले क्या लगाओ? प्राइमर लगाओ, फिर और कुछ लगाओ, और क्या लगाते? फाउंडेशन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, चुन्ना मारो, कुछ भी करोगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज विथ टेम्परेचर। और क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज विथ इंप्यूरिटी, चेंज विथ इंप्यूरिटी। क्लियर है? तो बहुत बार पूछा गया सवाल है डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज। ओके, तो कोई भी पेपर बनाएगा तो पहले इसके बारे में सोचेगा। पढ़ लो डेफिनेशन मेरा फास्ट, कम ऑन। क्लियर है? पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो जल्दी। तीसरा पढ़ो, चौथे वाला। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे थे को? ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। देखो कितनी बार पूछा गया सवाल। दूसरा सवाल, डिराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तीसरा सवाल, शो दैट सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। बहुत बार 2-3 मार्क के लिए पूछ लेगा। ठीक है? अच्छा, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? देखो, कंसीडर अ सोप फिल्म। थ्योरी मैं सिर्फ बोलूंगा, ये लिखना है आपको। कंसीडर अ सोप फिल्म ABCD of rectangular metallic wire such that side CD can slide to and fro। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। क्या करना है? इसको ऐसे पकड़ना है, सोप सॉल्यूशन में डीप करना है और बाहर निकालना है। तो दिस फ्रेम इज डीप इनटू द सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट सो दैट सोप फिल्म इज फॉर। इसमें से 2-3 डायलॉग मार देना। सोप फिल्म इज फॉर, ऐसी सोप फिल्म बनेगी। ठीक है? इसकी जो लेंथ है वो L है और इसकी जो विड्थ है वो X है। लेंथ L, विड्थ X। और थ्योरी जिसको लिखने नहीं आती वो डायग्राम बनाएगा, डायग्राम में जो दिख रहा है नीचे उसको छापेगा। L इज लेंथ, X इज विड्थ, ऐसे भी लिख दिया तो चल जाएगा। ओके, अच्छा। अब प्रॉब्लम ये होता बेटा, जैसे ही सोप फिल्म बन गई, एवरी फ्री सरफेस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता हूं, तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो इधर जाएगा भी, लेकिन हमें इसको इधर जाने नहीं देना। पहले देख लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T इंटू 2L। याद आ रहा है? T इंटू 2L, बिकॉज सरफेस टेंशन क्या रहता? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या हो गया? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो ये 2 क्यों लिया सर? इसके 2 सरफेस है, सामने से एक सरफेस, पीछे से एक सरफेस, तो इधर से भी खींच रहा, पीछे से भी खींच रहा, तो 2। ओके, तो यहां पे लिखना पड़ेगा 2 डिनोट्स फिल्म हैज 2 सरफेस। फिल्म हैज 2 सरफेस। फिल्म के कितने सरफेस है? 2, इस वजह से 2 आया।
सामने से भी फोर्स लग रहा एंड पीछे से भी फोर्स लग रहा, ठीक है। अच्छा, तो इतना ही फोर्स लगा के हम इसको आगे खींचेंगे बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, और सी डी को कहां शिफ्ट करेंगे, सी डैश डी डैश पे, सी डैश डी डैश पे। कितना डिस्टेंस मूव करेंगे, dx, कितना डिस्टेंस मूव करेंगे dx। करना क्या चाहते हो सर, हमें फोर्स लगा के वर्क करना है, किया हुआ वर्क किस में स्टोर होगा, एनर्जी में, और हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाय अप्लाइंग फोर्स Fe, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू Ft। तो सर तुमने इक्वली क्यों लगाया, ज्यादा क्यों नहीं लगाया, ज्यादा लगाता तो बहुत स्पीड में जाता, फिल्म टूट जाती, कम लगाता तो आगे ही नहीं जाता। ओके, तो बहुत स्लोली इक्विलिब्रियम में ले जाना है, ताकि स्लोली अगर ले जाता हूं तो जितना वर्क करेंगे वो एनर्जी में स्टोर होगा, फास्टली ले जाएंगे तो मोशन आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। समझ में आ रहा है, वो कंसेप्ट है, समझ में आता है, अच्छा है, नहीं समझ में आता बहुत अच्छा है। बाय अप्लाइंग फोर्स F इज इक्वल टू Ft, द साइड CD shift to C dash D dash by dx, dx से शिफ्ट कर दिया। ये लिखते हो नहीं लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई मार्क नहीं रहते, समझ में आ रहा है। CD को शिफ्ट कर दिया हमने, तो वर्क कितना किया आपने, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है। तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Fe इंटू dx। अरे Fe कितना है, Ft के जितना, Ft इंटू dx। Ft कितना है, T इंटू 2L इंटू dx। बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया, सामने का एरिया पीछे का एरिया, डबल एरिया होता तो मैं क्या बोल देता इसको, T इंटू DA। तो ये DA क्या रहता, टोटल चेंज इन एरिया। DA क्या था, DA इज टोटल चेंज इन एरिया, बिकॉज बेटा देखो एरिया जो चेंज हुआ दोनों साइड हुआ, बट टोटल चेंज इन एरिया, एरिया दोनों साइड चेंज हुआ, सामने का भी और पीछे का भी, तो 2L इंटू DA मतलब टोटल चेंज इन एरिया। ओके, तो अब दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहाँ पे छाप देने का, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड सरफेस एनर्जी। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA। तो T इज इक्वल टू एनर्जी बाय DA, या इसको DU बोल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये DU बोल दो, चेंज इन एनर्जी। तो DU बाय DA आ गया, तो ये क्या हो गया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, बात को समझो, सरफेस टेंशन ही क्या है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, वही पूछा था। शो दैट सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमेरिक इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, एक फ्रेम बनाया, इसको सोप सॉल्यूशन में डुबाया, उसको बाहर निकाला, सोप फिल्म बन गई CD। तो इसकी लेंथ L है, ब्रेथ X है, तो ये CD पे इधर फोर्स लग रहा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना लग रहा, T इंटू 2L। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको जाने नहीं देना आगे, तो फोर्स लगा के खींच रहे, और खींच के उसको यहाँ से यहाँ ला रहे, कितने डिस्टेंस से, dx। अब फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क भी होगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फोर्स कितना लगाया, जितना लग रहा था, क्यों उतना ही लगाया, ज्यादा लगाते तो मोशन आती, काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो जाता, कम लगाते तो मूव ही नहीं करता। तो फोर्स कितना लगाया, जितना सरफेस टेंशन का है, सरफेस टेंशन का कितना है, T इंटू 2L। तो तुमने भी कितना लगाया, T इंटू 2L, फोर्स लगा के क्या किया तुमने, डिस्प्लेसमेंट किया, कितना, dx। तो इसमें लगेगा वर्क, तो वर्क डन इज इक्वल टू Fe इंटू dx। Fe कितना है, Ft जितना, Ft कितना है, T इंटू 2L जितना, 2L इंटू dx DA, टोटल चेंज इन एरिया, बट दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो W इज इक्वल टू DU, तो DU इज इक्वल टू T DA, तो T इज इक्वल टू DU बाय DA, हेंस सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, derive the expression for excess of pressure inside the liquid drop, derive Laplace law of spherical membrane। याद है मैंने डिटेल में ये समझाया था, ओके, फिर से कर लेते, ध्यान से सुनो। हमेशा याद रखो बेटा, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा ड्रॉप, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज शोन इन फिगर, ये ड्रॉप है, ओके। कभी कभी बबल के लिए भी पूछ लेता है,
तो आप ड्रॉप के लिए ही बनाएंगे, फाइनली हम बबल के लिए इसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, आगे एक एक्सप्रेशन है जो इस पे बेस्ड है, तो इस पे ध्यान दो। अच्छा, तो इसकी जो रेडियस है ना बेटा, वो रेडियस है आर, वो रेडियस है आर। अंदर का प्रेशर है पी आई, बाहर का प्रेशर है पी ओ। ओके, तो यहां लिखते चलेंगे, पी आई इज इक्वल टू इनसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर। उसके बाद पी ओ इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर। देन आर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस ऑफ ड्रॉप। ओके, वी नो, हमें पता है, क्या पता है भाई? कुछ नहीं पता। पी आई इज ग्रेटर देन पी ओ, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। ओके, तो पी आई माइनस पी ओ क्या हो गया? एक्सेस प्रेशर। और समझे कि नहीं? एक्सेस प्रेशर, ज्यादा प्रेशर कौन सा है? पी आई। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। तो अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा है तो ड्रॉप फैलेगा, ड्रॉप फैलेगा। तो ये ड्रॉप फैल रहा है ऐसे। ओके, ये ड्रॉप फैल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ड्रॉप फैल के बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो ये कितने से बढ़ा? मान लो ये डी आर से बढ़ा। कितने से बढ़ा? डी आर से बढ़ा। समझ आ रहा है क्यों बढ़ा? बिकॉज अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तब वो फैल गया, फैल के वो अब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो इनिशियल एरिया बताओ, इनिशियल रेडियस R1 इज इक्वल टू आर, क्या है ये? इनिशियल रेडियस, इनिशियल रेडियस। पेपर कौन सा दे रहे तुम? रिटर्न पेपर। तो कुछ ना कुछ लिखने का सिर्फ बहाना ढूंढते चलो। ओके, R1 इज इक्वल टू आर, इनिशियल रेडियस। R2 इज इक्वल टू आर प्लस डी आर, क्या है ये? फाइनल रेडियस, फाइनल रेडियस। अब देखो बेटा, इनिशियल एरिया क्या है ये? ड्रॉप। ड्रॉप कैसा रहता? स्पीयर, स्पीयर रहता। स्पीयर का एरिया कितना रहता? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या? पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, हाँ, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। R1 कितना है? R, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। क्या हो गया ये? इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। अंदर का प्रेशर पी आई, बाहर का प्रेशर पी ओ, तो ड्रॉप फैल गया। इनिशियल रेडियस आर थी, डेल्टा आर से बढ़ गई। बोलो फाइनल रेडियस, फाइनल एरिया A2, हाँ, 4 पाई R2 स्क्वायर, मतलब 4 पाई R2 कितना है? R प्लस डेल्टा R स्क्वायर। बोलो रे, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R प्लस डेल्टा R स्क्वायर। दिमाग में घुस रहा है कुछ? मल्टीप्लाई करो, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R डी आर प्लस 4 पाई डी आर स्क्वायर। ये आ गया A2। अब प्रॉब्लम ये रहता बेटा, एक्सपांड कितने से होगा? 2 किलोमीटर से। ड्रॉप एक्सपांड कितने से होता? 2 किलोमीटर से। हाँ, थोड़ा सा होता, थोड़ा सा होता तो बहुत कम वैल्यू रहती। बहुत कम का स्क्वायर करे तो और बहुत बहुत कम हो जाता, तो बहुत बहुत कम को हम छोड़ देते। तो दिस कैन बी निग्लेक्टेड, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते, बिकॉज वो टर्म कैसी रहती? बहुत छोटी रहती। डी आर का स्क्वायर है तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता वो। तो डी ए क्या आ जाएगा? डी ए आएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है बोलो? देखो A2 है 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R डी आर, इतना हो गया A2। माइनस A1 कितना है बोलो? 4 पाई R स्क्वायर, ये कूट गया। ओके, तो DA कितना आया? 8 पाई R डी आर, इक्वेशन नंबर 1। समझ आया? या फिर फालतू में इसको इक्वेशन नंबर 1 मत दो, रहने दो, कोई टेंशन, इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, सिंपल है। क्या 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 सुनो, ड्रॉप था, अंदर प्रेशर पी आई, बाहर प्रेशर पी ओ। अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, पी आई माइनस पी ओ, एक्सेस ऑफ प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा है तो फैलेगा। पहली रेडियस थी आर, पहला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस बढ़ गई डी आर से तो हो गई आर प्लस डी आर, तो फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर। एक्सपांड किया, डी आर स्क्वायर को छोड़ दिया, चेंज इन एरिया निकाला, A2 माइनस A1 आ गया 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर। अब बताओ, अभी अभी एक फॉर्मूला किया था, क्या फॉर्मूला था वो? T इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी ए। अरे अब भी ज्ञान, अरे T इज इक्वल टू डी यू बाई डी ए, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी ए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, टी इंटू डी ए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी का टी, डी ए कितना है?
8 पाई आर डी आर, इक्वेशन नंबर 1। ये वर्क डन आया, जो भी वो फैल गया उसमें वर्क डन आ गया। अच्छा, वर्क का और एक फॉर्मूला रहता, वर्क डन। एक बात बताओ, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे? 2, बाहर से एक, अंदर से एक, लेकिन जा रहा किधर? बाहर। तो नेट फोर्स कौन कर रहा है? एक्सेस ऑफ प्रेशर। एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से वर्क हो रहा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता? बोलो। वर्क डन रहता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन होगा एक्सेस फोर्स, एक्सेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स को मैं df लिखता, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dr। और देखो ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dr। अंदर से ढकेल रहा, बाहर से भी ढकेल रहा, लेकिन जा रहा किधर? बाहर। तो ये दोनों के सब्सट्रैक्शन से वर्क डन होगा। तो किससे होगा? एक्सेस ऑफ प्रेशर से। प्रेशर एक्सेस कैसे है? अंदर का ज्यादा, बाहर का कम। तो पी माइनस पीओ, पी माइनस पीओ, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या रहता? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीआर, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीआर। एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या है? पी आई माइनस पीओ, पी आई माइनस पीओ। एरिया क्या रहता? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 R1 स्क्वायर, R1 कितना है? R, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये क्या आ गया? वर्क डन, इक्वेशन नंबर 2। मतलब पहले हमने डेफिनेशन से वर्क पता किया, dw बाई डी ए इज इक्वल टू टी, इससे पता किया। और एक वर्क डन डेफिनेशन से पता किया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों किसके फॉर्मूले हैं? वर्क के। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बोलो क्या लिख सकते? पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू टी 8 पाई आर डी आर, ठीक है ना। तो अब डी आर कैंसल, पाई कैंसल, एक आर कैंसल, 4 दूनी 8, तो क्या बचा? 2t। क्या बचा? 2t। इधर क्या बचा? पी आई माइनस पी ओ इंटू आर इज इक्वल टू 2t। तो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाय आर, खत्म। पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाय आर। दिस इज कॉल्ड लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन फॉर ड्रॉप। अगर बबल होता तो एरिया डबल होता, तो 2 के जगह 4 आता। तो यहाँ क्या लिखना है? फॉर बबल। अगर ये ड्रॉप के जगह बबल होता तो क्या आता? पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 4t बाय आर। यहाँ पे ही आंसर खत्म हो गया तुम्हारा। लेकिन अगर बबल होता तो एरिया क्या हो जाता? डबल। मतलब यहाँ पे जो 8 पाई आर डी आर आ रहा है, यहाँ पे 16 पाई आर डी आर आता, और यहाँ पे कितना हो जाता? 4t बाय आर। तो स्टेप क्या है? ड्रॉप लो, इनसाइड प्रेशर पी आई, आउटसाइड प्रेशर पी ओ, इनसाइड प्रेशर ज़्यादा, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ। तो पहले हमने वर्क पता किया, कैसे? चेंज इन एरिया पता कर लो, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी ए, उससे वर्क निकालो। दूसरा मेथड, वर्क पता करो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो डी एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों को इक्वेट करो, काटाकुटी खेलो, हो गया। समझ आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू क्या आ गया? 2t बाय आर, 2t बाय आर। देखो इस पे न्यूमेरिकल भी है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वालों का फेवरेट चीज है ये। ओके, थ्योरी वाले इस पे सवाल डालते। देख लेना ड्रॉप है कि बबल है। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm। तो रेडियस कितनी दिया? 2 mm। यहाँ पे प्रॉपर लिखा करो, ऐसे आदत डालो, गिवन डेटा, क्या चालू है? मेकअप चालू है, ये बिंदी लगा दी, गिवन डेटा, r इज इक्वल टू 2 mm। इसको कन्वर्ट करो, r इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इफ द सरफेस टेंशन कितना है? 73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर। और क्या पूछा है? पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू व्हाट? ओके, तो बाय लिखना पड़ता है सब, लैप्लास लॉ, बाय लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाय आर। तो ये 2 का 2, t कितना है? 73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3
आर कितना है 2 इंटू 10⁻³ 2 और ये कैंसल 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो पी आई माइनस पी ओ क्या आ गया 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सही है, तो सीधी सीधी चीजें आएंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके लिख लोगे तो बहुत सही से आ जाएगा। ओके चलो वापस आते इधर, क्या है भाई ये हो गया। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर लिक्विड हैविंग कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस दो मेथड होते हैं, एक होता है, अब कभी कभी क्या स्पेशली मेंशन कर देता है, प्रूव बाय लैप्लास लॉ, प्रूव बाय फोर्स मेथड। इसके दो मेथड है, ध्यान से सुनो। पहली मेथड, मेथड 1, दोनों मेथड समझा देता हूं। वैसे तो मेथड का नाम कम चांसेस है देने के, लेकिन कभी कभी कमीना मास्टर अगर पेपर निकाल रहा है तो मेथड का नाम दे देता बेटा, ओके लैप्लास से प्रूफ करो। ओके तो लैप्लास से कैसे प्रूव होगा, ध्यान से सुनो। मान लो ये कंटेनर है, जरा ध्यान देना बेटा, कंटेनर है, ये कंटेनर में पानी भरा है, ब्लू कलर का पानी, आज ब्लू है पानी, पानी ओके। तो ये भरा है इसमें पानी, ओके। इसमें रखा है कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब, ओके। कैपिलरी ट्यूब क्या रहता है, अ ट्यूब हैविंग वेरी स्मॉल बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब अगर पानी में डुबाएंगे तो पानी ऊपर चढ़ जाता, तो ये पानी चढ़ गया ऊपर, जरा ध्यान देना बेटा, पानी चढ़ गया ऊपर ऐसे, ओके। तो अब पानी जैसे ऊपर चढ़ गया, ये मेनिस्कस बन गया इसका कॉनकेव। समझ आ रहा है, हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, लैप्लास मेथड। कौन सी मेथड, लैप्लास मेथड। तो लैप्लास मेथड मतलब लैप्लास का लॉ यूज करना पड़ेगा। लैप्लास का लॉ क्या रहता है, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t/r। जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ना पूरा ऐसा मेनिस्कस बनता, ओके। तो मैं एक ऐसी साइड बना लेता हूँ यहाँ पे इसका इमेजिनरी। तो ये ना बेटा रेडियस ऑफ ट्यूब हो गई, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, ओके। उसके बाद ये क्या हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रेडियस ऑफ ट्यूब, ये रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे ना एक टेंजेंट बनती है ऐसे, ये टेंजेंट बनती, तो यहाँ क्या बन गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। When liquid is in contact with solid, then angle between tangent drawn to free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured inside the liquid. This angle is called as angle of contact. बेटा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आ जाता, ये भी एंगल थीटा आ जाता। समझ आ गया। अच्छा ध्यान से सुनो बेटा, ये R क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्या है ये, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस मतलब ऊपर जो गोल गोल बनता है पानी का ऐसे, उसको मराठी में ओंजड़ी बोलते, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, वो क्या है, कैपिटल आर। अच्छा अब देखो बेटा, मान लो ये लिक्विड की हाइट कितनी है, h, लिक्विड की हाइट कितनी है, h। तो मुझे ना यहाँ का प्रेशर लिखना है, यहाँ का प्रेशर लिखना है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस प्रेशर P इज इक्वल्स टू, दिस प्रेशर P इज इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर कितना है, PO प्लस H रो G। कुछ याद आ रहा है, PO प्लस H रो G। तो क्या हो जाता, P माइनस PO इज इक्वल टू H रो G। P मतलब इनसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर, P माइनस PO इज इक्वल टू H रो G, इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने वो प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम से पता कर लिया, ओके। अब एक हमारे पास लैप्लास लॉ है, बाय लैप्लास लॉ, लैप्लास लॉ, लैप्लास लॉ क्या बोलता, ये ड्रॉप या बबल के लिए, ये बबल के लिए क्या बोलता, P माइनस PO इज इक्वल टू 2t/r। लेकिन R किसका, वो ड्रॉप का, वो जो बन रहा है ना उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, 2t/r, इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान देना बेटा, ड्रॉप का रेडियस बताना मुश्किल है, तो हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे। क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। तो फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड कैसे, सेम, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड कैसे, सेम, राइट हैंड साइड इक्वेट करो, क्या हो जाएगा, H रो G इज इक्वल टू 2t/r। लेकिन वी डोंट नो R, वी डोंट नो R। तो इसी स्लाइड पे खत्म करते हैं इसको, यहाँ लिख लेता हूं मैं आपको, लेकिन तुम कंटिन्यू करना। तो यहाँ लिख लेते, क्या करो, यहाँ पे cos थीटा लो, cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस।
एडजेसेंट साइड कितनी है, स्मॉल आर। हाइपोटेनियस कितना है, कैपिटल आर। एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो यहां से बेटा कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर विल बी स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। कैपिटल आर विल बी स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, देखो एच रो जी इज इक्वल टू 2t, कैपिटल आर के जगह स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा किधर चले जाएगा, ऊपर। अब यहां पे वो बोल सकता है, किसके लिए पूछा हमको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर राइज। राइज मतलब हाइट का एक्सप्रेशन पूछा। किसका एक्सप्रेशन पूछा, हाइट। तो हाइट को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हाइट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा, 2t cos थीटा बाय r रो g, r रो g। ये कौन सी मेथड हो गई, ये हो गई लैप्लास मेथड, लैप्लास मेथड। लेकिन अगर मेथड का नाम नहीं देता और कौन से मेथड से करना है तुम्हारी मर्जी बोलता है, तो इस मेथड से नहीं करना, आप इस मेथड से करना। इसको बोलते हैं फोर्स मेथड। ये ज्यादा अच्छे से समझेगी आपको। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स मेथड। वो एनसीईआरटी की मेथड है, बोर्ड में चुभी चिपका दिए दोनों उसके, ठीक है ना। वो जो पहले वाली मेथड है वो एनसीईआरटी की मेथड है। ये मेथड को क्या बोलेंगे, लैप्लास मेथड। वैसे कुछ है नहीं इसमें, दोनों का प्रेशर डिफरेंस h रो जी। लैप्लास का लॉ एक्सेस ऑफ प्रेशर इज 2t बाय r। लेकिन r किसका, मेनिस्कस की रेडियस। लेकिन हमें कैपिलरी ट्यूब के फॉर्म में चाहिए, तो उससे आ जाता वो। तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू h r रो जी। कभी कभी ये ट्रायंगल नहीं बनता, ये समझ में नहीं आता, तो ये याद आ गया, स्टेप लिख लो, ये याद आ गया, स्टेप लिख लो, एंड डायरेक्ट ऑफ आंसर लिख दो। 2t cos थीटा इज इक्वल टू h r रो जी। ज्यादा टेंशन लेते नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी मेथड रहती बेटा फोर्स मेथड। देखो फोर्स मेथड, अब ये फोर्स मेथड कैसे रहती, जरा ध्यान देना बेटा। मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें भरा ये लिक्विड, ये लिक्विड है, ओके। अच्छा, अब इसमें अगर मैं कैपिलरी ट्यूब रखता हूं, ऐसे ऐसे कैपिलरी ट्यूब रखता हूं, तो लिक्विड लेवल ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर। तो ये लिक्विड लेवल चढ़ गया ऐसे, ओके। तो कितने हाइट तक चढ़ा, ये h हाइट तक चढ़ा, h हाइट तक चढ़ा। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान देना। देखो यहां पे ना मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ये टेंजेंट बनाऊंगा, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा थीटा। तो ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन T। यहां पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन T, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। हाँ मालक, ओके। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन T, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ओके। न्यूटन ने बोला था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये T का रिएक्शन इधर हो जाएगा, ओके। ये T का रिएक्शन इधर हो जाएगा, ओके। तो ये भी T होगा, ये भी T होगा। क्यों भाई, एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट रहती। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये जो T है, T क्या है, सरफेस टेंशन। इस T के बनते दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता T साइन थीटा, T साइन थीटा, ये आता T कॉस थीटा, ये आता T कॉस थीटा। अब बेटा अगर मैं इस मेनिस्कस की डायग्राम बनाऊंगा, ऊपर जो लिक्विड का मुझे दिख रहा है उसकी डायग्राम बनाऊंगा, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। हर पॉइंट पे ऊपर एक फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पे ऊपर एक फोर्स लगेगा, कितना, T cos थीटा। एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बेटा कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। हर पॉइंट पे फोर्स लगेगा T cos थीटा। ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है R, और ये इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, सामने वाले का पीछे वाले से, बिकॉज एक गोल है ना कैपिलरी ट्यूब। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स, हाँ टोटल अपवर्ड फोर्स होगा, एक पॉइंट पे कितना लग रहा है, T cos थीटा। ऐसा पूरा सरकमफरेंस पे लग रहा, तो T cos थीटा इंटू 2 पाई r, T cos थीटा इंटू 2 पाई r। टोटल अपवर्ड फोर्स इज T cos थीटा इंटू 2 पाई r। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा, इसमें पानी भरता जा रहा, पानी भरता जा रहा, मतलब इसका वेट नीचे लगेगा, इसका वेट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। एक लेवल पे जाके पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, बिकॉज इतना पानी ऊपर चढ़ चुका है कि जो ऊपर फोर्स लग रहा था वो पानी के वजन ने नीचे उसको बैलेंस आउट कर दिया। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स विल बी
वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, एंड वेट कितना रहता mg, वेट कितना रहता mg। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, T cos थीटा इंटू 2 पाई r, डाउनवर्ड फोर्स mg। मास की जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्या रहता, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। एरिया ऑफ बेस क्या रहता, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, कोई नई बात नहीं है। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस सर्कुलर रहेगा, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है भाई, बोलो टी कॉस थीटा 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो एच चाहिए ना अपने को, तो एच यहां रखो, बाकी सब इधर भेज दो। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा 2t कॉस थीटा बाय आर रो जी, वही आंसर आया। ओके, अगर मेथड नहीं बोलता तो इस मेथड से करो, इसके दो फायदे होंगे, एक आपको सीधा सीधा आ जाएगा, एंड दूसरा जो पेपर चेक करता ना वो रहता खेड़े का मास्टर, उसको पहले वाली मेथड मालूम नहीं रहती, वो एनसीईआरटी के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस मेथड से करना, वो आंसर नहीं करेगा कैसे, ठीक है। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर लिया हमने। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। इसको तो ऐसे सजाने का रहता, जिसकी डबल शादी रहती उसको ज्यादा सजाते वैसा। ओके तो ये देखो ऐसे प्रॉपर लिखना रहता, तो इधर लिख लेते अपन स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इधर लिखते अपन टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। पहला डिफरेंस ध्यान से सुनो, स्ट्रीमलाइन में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या रहता, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। याद है कुछ, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। एकदम आराम से बहता हुआ पानी, कैनल का पानी जो रहता है ना एकदम साइलेंट स्पीड में जाता, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो उसमें क्या रहता, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी रहती, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट फ्लो, सुनामी का पानी बहुत हाई स्पीड से जाते रहता, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। तो दूसरा क्या आता, इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी। आप ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं, आप क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना बेटा, इफ velocity of fluid is less than critical velocity then it is called streamline flow। और इसको क्या बोलेंगे, when velocity of fluid is greater than critical velocity it is called turbulent flow। ओके दूसरा डिफरेंस, ये जो रहता स्टेडी रहता, स्टेडी फ्लो। अब क्या चल रहा, मेकअप चल रहा है, इट इज, ये कैसा फ्लो रहता, स्टेडी फ्लो। ये कैसा रहता, अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, ये स्टेडी नहीं रहता, अनस्टेडी फ्लो रहता। टर्बुलेंट फ्लो इज अनस्टेडी फ्लो, ये स्टेडी फ्लो रहता। तीसरा फर्क जरा ध्यान देना बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो की डायग्राम बना लेना, ये दिस इज लाइक स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके। और इसमें इसकी डायग्राम बना लेना, ये ऐसे जाते रहना आगे, ये ऐसे जा रहा, फिर यहाँ पे क्या करना, ऑब्स्टैकल रख देना, ऑब्स्टैकल रखना, तो घूम के पानी ऐसे आ जाएगा। याद आ रही डायग्राम मैंने बना के दी थी, ओके ठीक है। देन चौथा फर्क, ये टर्बुलेंट हो गया, ये स्ट्रीमलाइन हो गया। चौथा, नो रोटेशनल मोशन, याद आ रहा, रोटेशनल मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। और यहाँ पे इन टर्बुलेंट फ्लो देयर विल बी रोटेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके तो 4 हो गए बस है, और बाद में फेंक भी सकते, क्या फेंक सकते कि भाई इसमें जो ट्यूब बनती वो यूनिफॉर्म रहती, इसमें सारी यूनिफॉर्म की चीजें बोलो, इसमें सारी नॉन यूनिफॉर्म की चीजें बोलो, समझ आ रहा है। तो इसमें फ्लूइड एलिमेंट कांस्टेंट रहता, इसमें फ्लूइड एलिमेंट बदलता। और एक लिख सकते, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कांस्टेंट, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। कुछ याद आ रहा क्या, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। और इसमें वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट, या वेरिएबल बोलो, समझ आ रहा है। वो हमने स्ट्रीमलाइन बनाया था, फिर बोला था टेंजेंट नॉट एट एनी पॉइंट गिव्स वेलोसिटी,
तो जब फ्लूइड बहते जा रहा है तो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज वेरी। 4 पॉइंट लिखने होते। पहला पॉइंट, velocity of fluid is less than critical velocity is called streamline flow। इसमें पहला it is called it is नहीं बोलने का, मेकअप अच्छा नहीं होता। streamline flow is steady flow, turbulent flow is unsteady flow। ये डायग्राम बोलने नहीं आती। हाँ, no rotational motion। In streamline flow there is no rotational motion of fluid particle. In turbulent flow there is rotational motion of particle. Velocity at every point is constant. Velocity at every point is not constant. This is difference between streamline flow and turbulent flow. ये देखो क्या बोल रहा है, Define coefficient of viscosity and state the formula SI unit। बहुत सारी चीजें इसमें 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक, न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी काफी फेमस है, न्यूटन के नाम पे है, तो 100% आ सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या रहता, जब भी कोई सॉलिड चीज किसी लिक्विड में बहने की कोशिश करती, तो जब लिक्विड चीज हम बहा के ले जाते तो सॉलिड चीज हम जब बहा के ले जाते तो लिक्विड इसको अपोज करती, इसको बोलते विस्कस ड्रैग फोर्स। तो स्टेटमेंट क्या रहता, व्हेन एनी solid object is move through streamline flow। बिकॉज हमारे सिलेबस में कौन सा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अनस्टेडी फ्लो हम नहीं पढ़ते। ओके, हम क्या छोटे मोटे आदमी है क्या, नहीं, अनस्टेडी फ्लो नहीं पढ़ते हम। व्हेन एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मूव थ्रू स्ट्रीमलाइन फ्लो then it experience opposition while moving through fluid called viscous drag force, this force F is directly proportional to velocity gradient। Number 1, this force is directly proportional to velocity gradient समझाया था मैंने, per unit length velocity gradient, velocity per unit length। तो पहले वर्डिंग में लिखेंगे हम, this viscous force is directly proportional to velocity gradient। नेक्स्ट लाइन ये आएगा। दूसरा, this viscous force is directly proportional to area of object। बड़ी चीज चलाने की कोशिश करो, ज्यादा अपोजिशन मिलता। ओके, तो दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पढ़ो जल्दी, क्या बोल रहा। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये डिस्टेंस है, dv by dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कंबाइन करो, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करो, क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dv by dy। तो F इज इक्वल टू ईटा A dv by dy। दिस ईटा इज कांस्टेंट called coefficient of viscosity। यहाँ पे ईटा क्या है, कांस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ईटा A dv by dy। तो ईटा क्या हो जाएगा, F by A dv by dy। If A is equal to 1 meter square and dv by dy is equal to 1, तो क्या आएगा, 1 पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बाय मीटर, मतलब क्या आएगा, पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू एफ। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आएगी किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है, कोएफिशिएंट
coefficient of viscosity is viscous force per unit area per unit velocity gradient, बात समझ में आ रही? विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब उसका ऐसा यूनिट बोलो रे, फोर्स किस में गिनेंगे? न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, तो क्या आ जाता? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, तो ये आता पास्कल न्यूटन, और सेकंड ऊपर जाता, ये सेकंड ऊपर जाता, तो पास्कल सेकंड, ठीक है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या था? सीजीएस यूनिट, हाँ, न्यूटन का क्या था? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, इसको क्या बोलते याद है? पॉइज, क्या बोलते हैं इसको? पॉइज, याद आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको? पॉइज, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, इसको बोलते हैं पॉइज। ये एमसीक्यू के लिए काफी फेमस चीज है, पॉइज, ओके। तो अब देखो डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन के डायमेंशन बोलो, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर के डायमेंशन बोलो l2, ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हो गए, और सेकंड के बोलो t1, प्रॉपर करना तुम स्टेप से, ओके। तो क्या हो जाएगा भाई? ये कैंसल, +1 ऊपर जाके -1, तो फाइनली क्या मिलेगा? m1 l-1 t-1, तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी हो गया, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन भी हो गया, एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया, और पॉइज की इंफॉर्मेशन भी मिल गई, और याद रखो 1 पास्कल सेकंड में 10 पॉइज रहते, 1 पास्कल सेकंड में 10 पॉइज रहते, यहां पे लिख देता मैं, 1 पास्कल सेकंड में 10 पॉइज रहते। स्पेशल नोट है ये, नीट के लिए भी काफी काम आएगी, और इस पे एमसीक्यू पूछते थ्योरी वाले। 1 पास्कल सेकंड में 10 पॉइज रहते, ओके, 1 पास्कल सेकंड में 10 पॉइज रहते, तो 1 पास्कल सेकंड को डेका पॉइज भी बोलते। कुछ याद आ रहा? डेका पॉइज एसआई यूनिट रहता, तो 1 पास्कल सेकंड को में 10 पॉइज रहते, पॉइज इज सीजीएस यूनिट, and 1 Pascal second is equal to decapoise. So what is decapoise? SI unit of coefficient of viscosity. SI unit of coefficient of viscosity. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ आ जाते हैं, ओके। देखना, अगर आपको याद है मैंने टर्मिनल वेलोसिटी रटवाया था बहुत अच्छे से। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू g बाय ईटा, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाय ईटा। ये काफी फेमस चीज है न्यूमेरिकल पूछने के लिए। गिवन डेटा देखना बेटा, गिवन डेटा क्या क्या दिया गया है कि भाई फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब vt पता करना है, विच इज बाउंडेड बाय एयर बबल 0.4 इन डायमीटर कितना दिया गया? 0.4 mm, तो रेडियस कितनी हो गई? d/2 मतलब 0.4/2 मतलब 0.2 mm, मतलब रेडियस कितनी होती है? 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। अब इतना छोटा बच्चा कोई है नहीं यहाँ पे कि मीटर का mm नहीं आता, ओके। विच फॉल इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, कितना ये? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका ये, ओके। उसके बाद डेंसिटी मतलब रो है, रो कितना है? 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कितनी लॉजिकल बात है, जो ज्यादा होगा वो पहले की डेंसिटी होगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, निगेटिव आएगा क्या कभी? नहीं, और जो कम है वो सिग्मा होगा, तो सिग्मा कितना है यहाँ पे? सिग्मा इज इक्वल टू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी चीजें इसमें रखना है, ओके। अच्छा देखो क्या होगा फिर यहाँ पे, Vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ होल स्क्वायर, इन ब्रैकेट रो कितना है? 900 माइनस सिग्मा कितना है? 1.29,
इंटू जी 9.8, अभी कोई नीट है नहीं कि 10 रखेंगे, ओके 9.8 डिवाइडेड बाय ईटा, ईटा कितना है 0.1। अब जरा देखना बेटा, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 10 टू द पावर -8 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये 1 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ कितना बचा 9, यहाँ बचा 8, समझ आ रहा है 898.71, ठीक है ये इतना आ गया इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 0.1। टाइम नहीं है दूसरे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी, ये इसका आंसर आ जाता, ठीक है। आंसर आपको करना पड़ेगा लॉगरिथम से, अप्रोक्सीमेशन से नहीं कर सकते। लॉगरिथम नहीं आ रहा वहां तक करो, छोड़ दो, अब कुछ नहीं कर सकते उसको, लॉग से करना पड़ेगा। रिटर्न पेपर है, रिटर्न पेपर है, अप्रोक्सीमेशन से नहीं कर सकते, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। कुछ सेटिंग होगी तो गार्डिंग वाले से मोबाइल मांग के कर लेना, नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। ओके ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल, ये बड़ा आता सवाल, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके तो भाई गिवन डेटा क्या है इसमें, गिवन डेटा रेडियस दिया गया है कितना है 1 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके द सरफेस टेंशन T दिया गया है कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। इसमें रेक्टेंगुलर का डालने की बड़ी आदत है इनको, लेंथ इतना ब्रेथ इतना, वो लेंथ करनी है इतने से इतना, तो रेक्टेंगुलर फिल्म अगर होगी तो एरिया डबल करना पड़ेगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इंटू 2, ये क्या आ जाएगा चेंज इन एरिया। यहाँ तो हमें क्या बनाना है सोप बबल बनाना है, बबल मतलब अंदर का भी कॉन्टैक्ट बाहर का भी कॉन्टैक्ट, तो हमें निकालना है क्या निकालना है वर्क डन, क्या निकालना है वर्क डन, बड़ा आसान है, अभी जो हमने प्रूफ किया था क्या T इज इक्वल टू dW बाय dA, एनर्जी पूछता है तो यहाँ du यूज करेंगे, तो dW क्या आ जाएगा dW इज इक्वल टू T इंटू dA। अब आपका टास्क क्या बच जाता, T तो दिए वाले रेडीमेड, dA पता करना, ड्रॉप होता है तो 4 पाई r स्क्वायर, अगर बबल होता है तो 8 पाई r स्क्वायर, रेक्टेंगुलर फिल्म होती है तो इनिशियल एरिया निकालो फाइनल एरिया निकालो, A2 माइनस A1 करो एंड उसका डबल करो, उसका डबल करो और यहाँ पे वैल्यू चिपकाओ। अब यहाँ क्या पूछा है भाई बबल, बबल पूछा है तो क्या लिखेंगे T इंटू 8 पाई r स्क्वायर, T इंटू 8 पाई r स्क्वायर, पहले कुछ नहीं था एंड बबल बन गया, तो बबल का बाहर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, अंदर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो 8 पाई r स्क्वायर, तो फाइनल एरिया 8 पाई r स्क्वायर, इनिशियल एरिया 0, 8 पाई r स्क्वायर माइनस 0, तो T इंटू 8 पाई r स्क्वायर, T कितना है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, 8 पाई का पाई रहने दो r स्क्वायर, r स्क्वायर, r कितना है भाई 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर 10 टू दी पावर -4, तो देखो ये -2 -4 -6 10 टू दी पावर -6, ओके तो 25 8 200 बराबर ना, 25 चौक 100 25 8 200, तो 200 आ जाएगा 0.1 के बाद, तो ये 20 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, तो बेटा ये 0 से ये पॉइंट इधर सरकेगा 31.4, उसका डबल 62.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 जूल। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या रहता है 0.1 के बाद लिखने का, और अगर बहुत बेवकूफ़ आपका पेपर चेक कर रहा है तो उसके पास एक आंसर शीट होती है, उसमें 1 पॉइंट का आंसर लिखा होता है, तो तुम भी 1 पॉइंट तक लाके ही छोड़ना, समझ आ रहा है, ये कर लोगे उसको समझ नहीं आएगा, बोलेगा गलत है गलत कर देगा, समझ आ रहा है कि नहीं। पेपर चेक करने वाले इंटरनेशनल लेवल के रहते हैं, इधर सरका दिया इसको तो 6.28 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल, 6 आए क्या हो गया, कहाँ गलत कर दिया हमने। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, रेडियस तो सही है, r सरफेस टेंशन इतना है, ओके dW बाई dA, तो वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल dW इज इक्वल टू T इंटू dA, तो T इंटू 8 पाई r स्क्वायर, बबल है तो 8 करना पड़ेगा, T कितना है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 8 पाई r स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, तो सही तो क्या सब सही है, ओके हो सकती है इनसे गलती कुछ होगा तो देख लो इसमें, ओके जितना आपने को समझ आ रहा है बाकी सब तो सही है। कैलकुलेशन में क्या ही गलती किया हमने, अब 2.5 इंटू 10 टू दी पावर
-2, ये क्या है तुम्हारा सरफेस टेंशन, और 8 पाई आर स्क्वायर, सोप बबल है ना, बिल्कुल सही है, 8 पाई का पाई आर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4, -4 -2 -6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेना फिर भी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। ये देखो कि बचा क्या कुछ भाई इसमें, यस इसको कर लेते पहले, ये भी पूछा गया है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग द सोप बबल, ये भी पूछा गया सवाल है। रेडियस का रेशियो दिया गया है, गिवन डेटा, रेडियस का रेशियो क्या दिया गया, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4:5। ऑब्वियस है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कोई बड़ी बात नहीं, T इंटू 4 पाई R स्क्वायर, तो क्या आएगा W1 बाय W2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 होल स्क्वायर, तो R1 बाय R2 होल स्क्वायर मतलब 4/5 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16/25, ठीक है 16/25, ये 16/25। ये देखो, ये बड़ा पूछते हैं सवाल, मैंने आपको सिखाया था कि टेम्परेचर बढ़ने से कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो x इज इक्वल टू x0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड कम होती है तो माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होता, इसी वजह से हम पानी गर्म पानी से नहाते ताकि मैल निकल जाए, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है ये, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब T0 की बात कर रहा है ये। ओके 0 डिग्री सेल्सियस पे गिवन डेटा, तो सरफेस टेंशन जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा होगा। T0 कितना दिया गया है 75.5 डाइन पर सेंटीमीटर, कोई टेंशन नहीं। कैलकुलेट द सरफेस टेंशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब T निकालना है, T निकालना है, तो डेल्टा T कितना होगा T2 माइनस T1, तो 25 माइनस 0, तो कितना 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करने की कोई जरूरत नहीं, जितना चेंज इन सेल्सियस में होगा उतना चेंज इन केल्विन में, समझ में आ रहा है। या फिर अल्फा का यूनिट देखो, पर डिग्री सेल्सियस है, अल्फा का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस है, तो अल्फा कितना है, अल्फा विल बी 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ये टफेस्ट क्वेश्चन मानते हैं इसको। तो भाई सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रहा, तो फार्मूला क्या था, T इज इक्वल टू T0 इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा डेल्टा T, तो T इज इक्वल टू T0 कितना है 75.5 इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा कितना है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3, डेल्टा T 25 माइनस 100 मतलब कितना 25। ओके तो ये कितना हो गया 75.5 इन ब्रैकेट 1 माइनस, तो 25 सतह कितना, बोलो जल्दी, 25 सख 150, 175, 25 सती 175, 175 के 5 ऊपर कितने आ गए 17, 25 दूनी 50, 60, 50 60 67, 67, तो पॉइंट 1 के बाद आएगा, ये 1 के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -3 मतलब 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 75.5 इन ब्रैकेट 0.0675 सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। 75.5 इंटू ये क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन के बाद 5 7 8 9 2 3 9 0, ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर सकते हो तुम बिल्कुल, 94 हो जाएगा 94, तो प्रॉपर मल्टीप्लाई करना 94 से इसको, और टाइम बहुत होता है, मल्टीप्लिकेशन करो आराम से, या लॉग अगर आता है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इसका, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, लॉग देखो एंटी लॉग देखो, या नहीं तो कर सकते हैं, पर 94 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 के बाद पॉइंट सरका दो, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा, समझ आ रहा है, थोड़े से कम हो जाएगा। ओके तो अब इसमें और थोड़ा सा टाइम बचा, एक लॉ समझा देता तुम्हारे को, पास्कल्स लॉ बड़ा पूछते इसमें, पास्कल्स लॉ, ठीक है, देखो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या रहता, सुनो, जब भी कोई इनक्लोज फ्लूइड रहता, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगाते तो सभी लिक्विड पे ट्रांसफर हो जाता हर पॉइंट पे विदाउट एनी चेंज। व्हेन एक्सेस ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड टू इनक्लोज फ्लूइड then it is transmitted to each and every point without undiminish। ओके इसका स्टेटमेंट देखना पड़ेगा आपको पास्कल्स लॉ का। देन पास्कल्स लॉ के न्यूमेरिकल करो, इसका न्यूमेरिकल पूछा गया है एक बार, कौन सा, वो वाला लिफ्ट वाला, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। ओके पास्कल्स लॉ करना है आपको, हाइड्रोलिक लिफ्ट करना है, ये होमवर्क ले लो, आज के आज निपटाओ इसको।
पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड बर्नौलीज थ्योरम, ये खुद से कर लेना, जिसको बहुत ही ज्यादा रैंक लाना है, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, एंड देन ये भी आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत छोटे छोटे सवाल है, ये देख लेना, ये 1 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बहुत ही ज्यादा सीरियस कोई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये भी कर लेना। अदरवाइज जो मौत के सौदागर है वो बस हो गया, इतना कर लिया, मोर देन इनफ है। ओके, ये छोटी मोटी चीजें पढ़ लेना, कुछ ना कुछ लिख के आने आता। समझ में आ रहा है? पास्कल्स लॉ का थ्योरेटिकल प्रूफ भी पूछते, लेकिन छोड़ो, क्या क्या करेंगे फिर, इतना करते बैठेंगे तो पूरा फिर बोर्ड में एक्सपर्ट ही हो जाओगे तुम। समझ में आएगी नहीं? तो पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट का न्यूमेरिकल देख लेना, P1 इज इक्वल टू P2 रहता, थोड़ा सा इधर प्रेशर लगाते इधर एलिवेट हो जाता, F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2, उससे आ जाता। बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट रट लेना, एंड देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद रख लेना, A1 इज इक्वल टू A2 V2। मैक्सिमम पोर्शन इसमें कवर हो गया। न्यूमेरिकल इतने ही देख लेना, बाकी देखने की जरूरत है नहीं। ओके, कल नया टॉपिक ले लेंगे। ओके, इतनी सारी चीजें अच्छे से ढंग से देख लेना, और इसका या कल वाले टॉपिक का कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ओके, बाकी कल देखेंगे।